हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में हम सभी अपना प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका रीट का जो एग्ज़ाम है उसका हम प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे हैं। तो सीडीपी का आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है। इसके पहले हमने 2011 का कंप्लीट प्रीवियस ईयर करा दिया है और आज आपका 2012 से प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, जो भी बच्चे हैं आप सभी ये ध्यान दिया करिए कि जब आप प्रैक्टिस सेट किया करिए तो आप नंबरिंग कर लिया करिए। जैसे 1 से लेकर अगर हम 15 तक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो 1 से लेकर 15 तक आप नंबरिंग करिए। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पढ़ा करिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो आप पढ़ा करिए, उसके बाद अपना उत्तर स्वयं दिया करिए। अगर उत्तर सही होता है मेरे बताने के बाद तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट क्या करिए कि 15 में से आपने कितना गेन किया है। तो इस तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितना नंबर सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सीडीपी का है, बाकी जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं उसको अगर टाइम मिलता है तो उसे भी हम करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन ए है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी है कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। ऑप्शन सी है कि नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। ऑप्शन डी है कि सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। देखिए सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो उत्तर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो आप पक्का उत्तर गलत देकर आएंगे। देखिए 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना। अब यहाँ पर आप एक अपने दिमाग में बिठाइए कि कोई 9 वर्ष का बच्चा है तो उसकी जो नैतिक तर्कना है वो किस पर आधारित हो सकती है। तो आइए यहाँ पर हम जो उत्तर है उत्तर का हम सही मिलान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि किसी के भौतिक परिणाम, किसी कार्य का क्या भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करता है। जो बच्चा की नैतिक तर्कना होती है वो किस पर आधारित होती है 9 साल के बच्चे की। तो वो भौतिक परिणाम मतलब कोई भी कार्य उसका भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आखिर इसमें है क्या। देखिए 9 वर्ष का बालक पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, जब बच्चा 9 साल का है तो वो पियाजे के अनुसार किसमें है, वो मूर्त संक्रियात्मक में है। अब इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तु के संबंध में विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रिया को क्या करता है करने लगता है। अब वह किसी कार्य के भौतिक परिणाम के आधार पर उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारण करने लगता है। कितने साल का बच्चा? आपका 9 साल का बच्चा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि इनमें से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए है कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, याद रखिएगा। बी है जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। सी है जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। डी है राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। अब देखिए मोटिवेशन का परिणाम नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो इसका ध्यान दीजिएगा। अगर कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया तो ये एक मोटिवेशन का परिणाम हो सकता है। अगर जॉन स्टुअर्ट ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया तो क्या ये हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर हम पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। देखिए ये भी हो सकता है मोटिवेशन हमारा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, ये कोई मोटिवेशन है? ये तो नॉर्मल सी बात है कि हर इंसान सांस लेगा। ऐसा नहीं है कि हमने सांस लेना बंद कर दिया और अपनी रुचि स्टार्ट कर दी सांस लेने में और हम जब चाहे तब सांस लें और जब चाहे सब सांस को रोक लें, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपके अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। किसके रूप में? प्रभावी प्रशंसा के रूप में। किसके लिए? अध्यापक के लिए। अब आइए देखते हैं ऑप्शन।
ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। बी है कि विद्यार्थी के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। सी है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। डी है जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो अब देखिए प्रभावी प्रशंसा अध्यापक के लिए क्या कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा। यह हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना, अगर इस तरीके से अध्यापक को सूचना मिलता है तो ये प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का लाना आना। सी है कि चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। डी है कि इनमें से सभी। तो उत्तर दीजिए। देखिए आप सभी जितने भी बच्चे हैं वो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करिएगा। अब थियरी से कोई मतलब मत रखिएगा, प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट के नीचे जो भी एक्सप्लेन कराते हैं उसको पढ़िए। देखिए हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरे चैनल से पढ़िए, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, बस आपको एग्जाम क्लियर करना है, ये अपने दिमाग में बैठा कर चलिए, ठीक है। तो बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आपके अंदर की जो अभिप्रेरणा है वो बनी रहे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। आइए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए पूछना क्या चाह रहा था कि कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना, यहाँ पर आप क्या सीख रहे हैं, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना आप सीख रहे हैं, ठीक है। ये आप सीखते हैं तभी आप अभिवादन करते हैं, न कि स्वादिष्ट भोजन देखेंगे तो मुंह में ला रही है, ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें सीखना नहीं पड़ता है। चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, तो ये सीखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक अपने अंदर ये क्रियाएं होती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए है क्या इसमें कि अधिगम का तात्पर्य क्या है, सीखना है, ठीक है। अधिगम का मतलब हमने अभी को बता दिया कि क्या है, सीखना है। किसी बच्चे को कार्य करने के तरीकों को बताया जाए और उसी तरह का व्यवहार करे तो छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान अधिगम कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको हाथ जोड़ना बता दिए, अब हाथ जोड़ना अगर आपको आ गया तो मतलब ये आपने ज्ञान को अर्जित कर लिया, ठीक है। अब इसको हाथ जोड़ने को आप अर्जित कर लिए तो यही आपका अधिगम हो गया, ये याद रखिएगा। और विद्यार्थी को हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना सिखाने पर वह उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। तो अगर हमने आपको हाथ जोड़ना सिखाया है तो आप उसी तरीके का व्यवहार करेंगे जैसा हमने आपको सिखाया है, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है चित्र, बी है प्रतीक एवं चिन्ह, सी है मांसपेशी क्रियाएं, डी है भाषा। तो देखिए चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लीजिएगा, मांसपेशी क्रियाएं होंगी। बाकी भाषा भी चिंतन में आ जाएगा, प्रतीक चिन्ह भी आएगा और चित्र भी आपका आएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। देखिए एक होता है अंतःवैयक्तिक, एक होता है अंतर्वैयक्तिक, तो इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना। बी है दूसरे की मूड को भांप जाना। सी है मिलते जुलते संवेग यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। डी आपका है कि दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। अब देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। अंतर्वैयक्तिक मतलब जो आपके अंदर की भावना होती है, तो आप क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि ये अंतर्यामी है, ऐसा बात बोलते हैं हम सभी। तो वो दूसरे के मूड को जो भाप जाए, जैसे अभी 1-2 बाबा निकले हुए हैं, क्या उनका नाम है मुझे तो याद नहीं आ रहा है, जो आप जाते हैं तो आपको भाप जाते हैं और आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो लिख के बता देते हैं कि आप मुझसे क्या प्रश्न करने आए हैं। तो ये एक तरीके की बुद्धि है
और वो लोगों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं कि ये शक्ति है। ये शक्ति नहीं है, ये एक कला है। ठीक है, जैसे अगर हम सीडीपी पढ़ लेते हैं तो हमें सीडीपी के बारे में सारी चीज़ें पता हो जाती हैं, कैसे क्या करनी है, तो हमारे अंदर वो कला आ जाती है। ठीक है, जैसे आप मैथ में सवाल लगा रहे हैं, अब हमने आपको 2 + 2 4 बता दिया। ठीक है, अब ये कला आपने सीख लिया है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 + 1 + 2 करके भी 4 हमें बता सकते हैं, और यहाँ पे आप 1 + 1 + 1 + 1 करके भी हमें 4 बता सकते हैं। तो मतलब एक कला सीख के हम अलग अलग तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। तो यही हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है सही कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार, दूसरे के मूड और भावनाओं को समझना। ठीक है, और समूह के साथ सहयोग, लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहन एवं इरादों पर ध्यान देना। ठीक है, कि आपका इरादा क्या है, आपका प्रोत्साहन क्या है, आपके अंदर का मनोदशा क्या है, इस पे ज़्यादातर ध्यान देना होता है। और दूसरे लोगों के दृष्टिकोण की चीज़ों को देखना, सुनना आदि है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। मतलब कि हम दूसरों को भांप ले कि ये अगला व्यक्ति आगे क्या करने वाला है, क्या कहना चाहता है, मेरे प्रति किस तरीके का व्यवहार रखता है, ये आप अपने अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से पहचान सकते हैं। तो देखिए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कुछ लोगों के पास बहुत तेज होती है, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अंदर से उनके साथ बाहर से उनके साथ होते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते हैं। लेकिन जैसे आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, इसमें से एक दोस्त आपके साथ रहता है, दूसरा भी साथ रहता है, और ऊपर मन से दोनों लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये ऐसी बुद्धि होती है कि हम इन्हें किसी न किसी बात पर भाप जाते हैं कि ये मेरे साथ अंदर से भी उसी तरीके से है जैसे बाहर से व्यवहार कर रहा है, या अंदर से इसका कुछ और चल रहा है। ठीक है, ये आपका अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें हैं अपने हिसाब से उसको अपने लाइफ से रिलेट करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न से कौन सी व्यूह रचना अभिलक्षण लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए लैंगिक समता की भावनाओं के विपरीत पूछा है, तो ये तो विपरीत है नहीं। बी है कि प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़कियों एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशल के विकास की संभाव क्षमता समान होती है। ये भी विपरीत नहीं है, ये समान है। ठीक है, यहाँ समानता स्पष्ट किया जा रहा है। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि लड़कों की समस्याओं के समाधान एवं विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़कों की, देखिए लड़कों पूछा है ना। अब यहाँ डी में हम देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा हमें निगेटिव लग रहा है। डी में देख लेते हैं कि लड़के एवं लड़की दोनों के कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के संबंध सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। ये लड़के लड़कियों को साथ में लेके चल रहा है, तो ये भी हमारा विपरीत नहीं होगा। बाकी यहाँ सिर्फ लड़कों के बारे में बात कर रहा है तो ये हमारा विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत पूछा ही है हमसे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। देखिए यहाँ पर आपका लैंगिक समता का तात्पर्य क्या होता है, इसको हम बता देना चाहते हैं कि जो लैंगिक समता आपका होता है वो लिंग के आधार पर क्या होता है, स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का पक्षतापूर्ण व्यवहार न करना। ठीक है, ये हमारा लैंगिक समता है। मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें हम कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि ये लड़का है ये लड़की है, इस तरीके से। ठीक है, और स्त्री पुरुष के पक्षपातपूर्ण व्यवहार लैंगिक समता की भावना के विपरीत होती है। मतलब अगर आप इस तरीके से लड़के लड़की को अलग करके बात करते हैं तो वो इसकी भावना के विपरीत होगा। तो वही आपको विपरीत पूछा था, तो ये हमने आपको बता दिया। तो पूरा इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं आगे। आगे है आपका क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शन ए है कि आंखों के संपर्क के आधार पर, बी है कि बुद्धि के आधार पर, सी है कि भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, डी है कि गृह कार्य के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो समुदाय पर जो आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको समझना है, तो क्या आप किसी के आंख के संपर्क में आएंगे तो समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बुद्धि के आधार पर कर सकते हैं, क्या भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर कर सकते हैं, क्या गृह कार्य के? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम बुद्धि के आधार पर भी नहीं कर पाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता तभी समझ आएगी
जब उनका हम भाषा देखेंगे, किस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं और उसकी अभिव्यक्ति, मतलब कि वो किस तरीके से चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो हम क्या है उस पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए आपके दो दोस्त हैं, मान लीजिए यहाँ पर, अब एक दोस्त आपका भाषा अलग बोलता है, दूसरा अलग बोलता है। ठीक है, एक दोस्त आपका बहुत प्यार से बोलता है, ठीक है, एक दोस्त बहुत एकदम रूडली बोलता है, तो वो खड़ूस टाइप का है। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता इनमें यही है। ठीक है, हो सकता है हम भाषा के आधार पर और अभिव्यक्ति के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए होता क्या यहाँ पर कि जो प्रत्येक समुदाय होता है, ठीक है, समुदाय का मतलब अलग अलग आप जातियों को ले लीजिए, तो अगर जो प्रत्येक समुदाय होता है अपनी भाषा, रीति रिवाज एवं अभिव्यक्ति करने के तरीके होते हैं। जैसे कि कोई मराठी बोल रहा है, एक समुदाय है, कोई गुजराती का समुदाय है, तो कोई जंगलों में रह रहा है तो जंगली टाइप का व्यवहार कर रहा है, वो उसका अपना अलग समुदाय है। तो इस आधार पर अध्यापक अलग अलग समूह के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान कर सकता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहा है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा एक दूसरे से कैसे अलग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ऑप्शन ए है कार्य केंद्रित, बी है लक्ष्य केंद्रित, सी है कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, डी है पुरस्कार प्रेरित। अब देखिए सृजनशील के पोषण के लिए आप एक अध्यापक है, तो अपने विद्यार्थी को कैसे रखेंगे, क्या कार्य के लिए रखेंगे, लक्ष्य के लिए रखेंगे, कार्य एवं लक्ष्य दोनों के लिए रखेंगे या पुरस्कार के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, लक्ष्य के लिए। अगर हमें सृजनशीलता के पोषण के लिए करना है तो हम बच्चे को लक्ष्य केंद्रित रखेंगे कि बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आयोग बहुत इधर उधर चीजें माना है, जैसे कि कार्य केंद्रित। अब हम कार्य केंद्रित तो यहाँ बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कार्य केंद्रित यहाँ बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आयोग है वो पता नहीं किस आधार पे चीज़ों को मान लेते हैं, समझ नहीं आता है। ऐसे ही सारे बच्चों का क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर से चीज़ें रुक जाती है। अब कार्य केंद्रित हम कैसे मान सकते हैं भाई, सृजनशीलता के पोषण हेतु मानना है, तो हम सृजनशीलता करें तो क्या बच्चे से कार्य करवाएंगे कि तुम सृजन हो जाओगे, तो इस तरीके से हम लक्ष्य केंद्रित मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोग ने ए सही माना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। ठीक है, वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है, नहीं का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है कि बालकों की देखभाल के लिए अनुभव उन्हें स्कूल के प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, बी है नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, सी है कि व्यापक एवं विविध अनुभव को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, डी है कि विद्यालय में अच्छे करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, कि नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल उन्हें नहीं मिलती। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है, ये विशेषता नहीं है कि उन्हें नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलता है, मिलता है उन्हें भी है, लेकिन वो अपना अलग अलग तरीका होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो वंचित वर्ग से आने वाले हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि उनको स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलता। देखिए जो वंचित वर्ग से आने वाले हैं तो उसमें होता क्या है कि देखिए स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सरकार या प्राइवेट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सरकारी या प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं उनके द्वारा सामाजिक बिना किसी सामाजिक भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल न मिलने का कारण आर्थिक रूप से वंचना अवश्य हो सकता है, किंतु सामाजिक वंचना नहीं। देखिए वो पिछड़े हैं, ठीक है, वंचित हैं, उनके पास पैसे न हो अपने स्वास्थ्य के लिए, देखभाल के लिए, लेकिन सरकार है या प्राइवेट चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे आपके एजेंसियां चलती हैं जो उनका हेल्प करती हैं। ठीक है, तो वो सामाजिक तौर पे उनके स्वास्थ्य में ऐसा कोई कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी हेल्प करते हैं और उनका ध्यान देते हैं और उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं।
जितना हम मिडिल क्लास को नहीं मिलता है उतना वो उन्हें मिल सकता है, क्योंकि लोग उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप सभी के ये तो हम आज क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट करा दें ताकि जल्दी जल्दी आपका खत्म हो जाए, फिर हम प्रैक्टिस सेट को लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम 30 क्वेश्चन सोच रहे हैं कराने के लिए। क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, बी है शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, सी आपका है कि यह सांख्यिकी उपकरणों पर आधारित होता है, डी आपका है कि यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्यों भिन्न है? तो आइए हम देख लेते हैं। जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यह जो होता है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 2012 में आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ टाइप पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है। क्वेश्चन आपका है कि क्रियात्मक अनुसंधान में, ऑप्शन है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, बी है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है, सी है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, डी है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में होता क्या है, आइए हम देख लेते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें होता क्या है कि क्रियात्मक उपकल्पनाएं जो होती है उसका जो निर्माण होता है वो समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 के बारे में बात कर रहा है हमसे। बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि, ऑप्शन ए है यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, ऑप्शन बी है कि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, ऑप्शन सी है कि यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी। देखिए जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया, कि मतलब उन्होंने ऐसा नहीं माना कि जो बहुभाषा है वो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत पैदा करेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बहुभाषा है वो बच्चे को सीखने में ज़्यादा मदद करेगी और एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी। अगर कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ता है तो कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है और कोई बच्चा हिंदी बोलता है तो ये संसाधन के रूप में कैसे कार्य करेगा कि जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो हिंदी वाले से हिंदी सीख सकता है और जो हिंदी वाला बच्चा है वो इंग्लिश वाले से हिंदी सीख सकता है। तो यहाँ संसाधन के रूप में कार्य किया कि नहीं किया, तो इस तरीके से हो गया। आइए उत्तर देख लेते हैं हम इसका। तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होंगे। ठीक है, ये प्रोत्साहन भी देगा और बालक पीछे न छूटे और उसके बाद क्या है कि ये सुरक्षित भी महसूस करे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। बहुभाषा का समर्थन दिया गया तो इसके कारण क्या है, क्यों दिया गया, क्योंकि बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे इसलिए दिया गया। मतलब उसको ये ना लगे कि भाई एक हिंदी वाला है मैं इंग्लिश वाला हूँ, मैं कभी सीख ही नहीं सकता, हिंदी वाला सोच सकता है मुझे कभी इंग्लिश आ ही नहीं सकती और हम क्या करें, इन्हें हिंदी वाले को अलग बैठाएं इंग्लिश वाले को अलग बैठाएं। तो ये बच्चा यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, उसे लगता है मतलब उसको अलग अलग तरीके से थिंकिंग आने लगेगा कि वो इंग्लिश वाला है तो वो तेज होगा इसलिए वो अलग क्लास में बैठता है, हम हिंदी वाले हैं तो हम गधे हैं, हम अलग क्लास में बैठते हैं। तो इस तरीके से जब इन बच्चों को अलग अलग जगह पे बैठाएंगे और हम सोचेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, हम इसे संसाधन के रूप में नहीं मानेंगे, तो बच्चा खुद फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, अब बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे। तो आप बहुभाषा को जब संसाधन के रूप में मानने लगेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी बोलेगा और हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा क्लास में। तो आगे क्या है, मातृभाषा का विकास हो। ठीक है, सी है जैसे अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारी मातृभाषा का विकास कैसे होगा, इंग्लिश वाला भी हिंदी बोल रहा है, ठीक है, तो ये विकास हुआ। तीसरा है कि बालक को भाषा संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। ठीक है, जैसे कि बच्चा है
बच्चे को भाषा संबंधी मतलब कहीं वो गया, अगर उसे इंग्लिश बोलना है तो वहाँ पर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकता है, वहाँ पर वो इस तरीके की समस्या नहीं झेल पाएगा। ठीक है, तो इससे वो बाहर आ जाएगा। बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके, उसे इंग्लिश हिंदी दोनों आती रहेगी तो उसमें आत्मविश्वास रहेगा कि हम दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, समय की बचत हो सके आदि। तो इस तरीके से जैसे कि अब बच्चे को हिंदी इंग्लिश सिखानी, समय की बचत हम कैसे कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा तो बता देते हैं कि जैसे अब बच्चे को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, अब हिंदी वाले स्कूल में गया, हिंदी पढ़ा, अब इंग्लिश के लिए हम उसको दोबारा दूसरे कोचिंग सेंटर में भेजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, समय लॉस होगा। यहाँ स्कूल में भी जा रहा है, यहाँ कोचिंग सेंटर में इंग्लिश सीखने जा रहा है। अब जब उसे एक ही क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों पता चल गई तो समय भी बचा, हर चीज़ें उससे क्या होंगी, अच्छी तरीके से सीख भी लेगा वो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये ज़्यादा ही बड़ा एक्सप्लेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पूछा मतलब 6 to 8 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकन को रिकॉर्ड दर्ज करना, बी है रेखा चित्र बनाना, सी है वास्तविक अनुभव प्रदान करना, डी है अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। अब देखिए विज्ञान विषय को समझने के लिए अगर आप 6 to 8 क्लास में है तो विज्ञान विषय को समझना है, तो इसमें से ऐसी क्या चीजें जो उपयुक्त नहीं है आपके लिए, तो आइए हम बता देते हैं यहाँ पर जो उत्तर होगा। अगर आप 6 to 8 में पढ़ रहे हैं तो अवलोकन रिकॉर्ड करेंगे ही, रेखा चित्र बनाएंगे ही, वास्तविक अनुभव प्रदान करेंगे ही, लेकिन अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना ये हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये उपयुक्त नहीं है, तो डी को सही कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि निम्न से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। ऑप्शन ए कि एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बी है कि बैठने की लचीली व्यवस्था, सी आपका है कि विभिन्न कक्षाओं का एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, डी आपका है कि विद्यार्थी की आयु में योग्यता के आधार पर समान होना। तो देखिए बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। ठीक है, तो 3 रखते हैं, इसमें से एक जो है वो नहीं रखता है, वो उत्तर बताना आपको। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सहमति नहीं रखेगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा होगा वो नहीं रखेगा कि विद्यार्थी की आयु में योग्यता के आधार पर समान होना। अब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा आयु और योग्यता के आधार पर समान होगा। कोई भी बच्चा है, ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल का बच्चा है तो वो जितना 5 साल में पढ़ पा रहा है दूसरा भी बच्चा 5 साल में उतना ही पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि जैसे आप हैं और आपके दोस्त हैं, दोनों की आयु सेम है, अब क्या आपकी जो थिंकिंग होगी वो सेम होगी, कि आपकी जो योग्यता होगी वो सेम होगी, तो ये नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बहुग्रेड जो शिक्षा प्रणाली होती है ये ऐसी प्रणाली होती है जिसमें होता क्या है कि एक अध्यापक एक ही समय में अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी को एक ही कक्षा कक्ष में बैठाकर शिक्षण कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जब शिक्षण कार्य करेगा तो होगा क्या वहाँ पर कि बैठने की लचीली व्यवस्था करेगा, आपका विभिन्न कक्षा में एक एक कक्षा के अंतःक्रिया होगी आपकी, एक अध्यापक के समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करेगा, तो बाकी जो विद्यार्थी की आयु योग्यता के आधार पर समान होगा ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल गलत हो जाएगा। बस ये समझ लीजिएगा बहुग्रेड का मतलब क्या होता है, बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली का। इसमें होता क्या है, जैसे आप एक टीचर हैं तो आप अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी को एक एक कक्षा में बैठाकर शिक्षण प्रणाली का कार्य कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, परसेंटेज आप पढ़ा रहे हैं मैथ में, अब वो परसेंटेज 6 में भी है और 8 में भी है, अब हम क्या करें 6 और 8 6+8 वाले बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ा दिए, तो ये आपका बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो अब हम ये सोच रहे थे ये शाम को आपको दे देंगे वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप भी बोर हो जाते हैं, तो आज के लिए बस इतना करते हैं। और आगे हम जो 16 है 16 से लेकर 30 तक हम आपको शाम को वीडियो दे देंगे, तो देखना नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो अब तक ज़रूर पहुँचे। और अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, आप जहाँ भी सोशल मीडिया पे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।